हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने सीटेट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे जो कि दिसंबर 2022 का ही पेपर था। उसमें हम 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये बाद की 15 क्वेश्चंस हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियोस भी एक बार देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? रोल ऑफ अ टीचर इज़ एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज़ टू। टीचर का क्या रोल होता है? एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है? बच्चों की विधि व ज़रूरतों को पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बच्चों को उनकी एकेडमिक क्षमता के आधार पर पहचानना तथा उनका पृथक्करण करना, खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना, सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो क्या करता है? एड्रेस इज रिस्पॉन्ड टू द डाइवर्स नीड ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की विविध ज़रूरतों का उसमें पता लगाया जाता है और उनका ख्याल भी रखा जाता है। ये होती है इंक्लूसिव क्लासरूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। वॉट शुड अ टीचर कीप इन माइंड वाइल टीचिंग अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स? अगर जो एक टीचर है एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर को पढ़ा रही है तो वो किन किन बातों का उसको ध्यान में रखेंगी? चलिए इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, हर किसी के लिए सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देश देना, विद्यार्थियों को स्वायत्त लचीलापन देना। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। Acknowledge and respect every student, ignore culture differences, maintain consistent communication, गिव इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो नहीं होगा, ये आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो आपको लगता है कि आंसर नहीं होगा उसको ऑप्शंस में से कट कर दो। जैसे कि ये 4 इसमें है तो ऑप्शन नंबर 2 ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है और ऑप्शन नंबर 4 भी डिलीट हो जाता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 1, 2 and 3 एंड 1, 3 and 5। अब दोबारा पढ़ लेते हैं। 1 एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, तो 1 तो आएगा ही आएगा, मतलब सही बात बोल रहे हैं ये। 2 आता है इग्नोर कल्चर डिफरेंसेस, कल्चर के डिफरेंसेस को इग्नोर करना। मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, मतलब ये भी आएगा कि कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। चलिए 1 भी है और 2 भी है, इसमें भी 1 है और इसमें 3 है, लेकिन 2 तो नहीं आएगा। अब 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3। अब बात आती है कि 2 होगा या फिर 5 होगा। अब 2 और 5 को पढ़ लेते हैं। इग्नोर कल्चर डिफरेंसेस एंड 5 क्या है? गिव स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या आता है कि ये गिव स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये करेक्ट है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 and 5। 1, 3 and 5 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक बार हिंदी में देख लेते हैं। हर विद्यार्थी को स्वीकारना और उसको सम्मान देना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना और विद्यार्थियों को स्वायत्त और लचीलापन देना। 1, 3 and 5 ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू कैटर टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ चिल्ड्रन विथ विजुअल डिसेबिलिटी द टीचर शुड। अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है, दृष्टिबाधिता है, तो एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या टीचर उसके लिए क्या करेगी? फोकस ऑन अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, तो उसको देखने में ही जब प्रॉब्लम है तो विजुअल प्रेजेंटेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये गलत हो जाएगा। शो अ लॉट ऑफ साइलेंट मूवीज़, जब वो देख ही नहीं सकता तो वो साइलेंट मूवीज़ को कैसे देखेगा? गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर वर्कशीट एंड पिक्चर्स, वर्कशीट और पिक्चर्स का भी कोई मतलब नहीं बनता है। यूज़ अ वैरायटी ऑफ टेक्टाइल मैन्युपुलेटिव एंड मटेरियल्स, मतलब उस तरीके से मटेरियल्स देना जिनको वो टच करके फील करके उसको पढ़ सके, जो कि विजुअल जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके लिए होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। कई प्रकार की स्पर्शनीय हस्तकौशल सामग्री का उपयोग कराना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफ़िकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अगर किसी को इंटरेक्शन करने में या वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटिज्म बोलते हैं। और अगर डिस्लेक्सिया होती है वो रीडिंग प्रॉब्लम होती है। डिस्लेक्सिया किससे रिलेटेड है? रीडिंग से। और डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ये कैलकुलेशंस की अगर प्रॉब्लम होती है किसी को तो उसको ये वाला टर्म आएगा, और रीडिंग में अगर प्रॉब्लम है तो डिस्लेक्सिया आएगा। चलिए ये भी हमने 2 टर्म और नए सीख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, द टीचर गिव्स क्ले to different colors of the children and ask them to make whatever comes to their mind from that clay. Through this she wants to promote dash in children's को चिल्ड्रंस में क्या प्रमोट करना चाहती हैं? क्रिएटिविटी, रोड मेमोराइजेशन, नॉन कॉपरेशन, इनडिसिप्लिन। ये तो तीनों ही नहीं, पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये तो नहीं होंगे। क्रिएटिविटी, अगर आप बच्चों को क्ले दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप वो बनाइए जो आपके मन में है, तो बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे जो उनके माइंड में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अर्ली प्राइमरी ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। जो अर्ली प्राइमरी जो ईयर्स होते हैं चाइल्डहुड में, वो डेवलपमेंट किन चीज़ों पर फोकस करता है। चलिए ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिजिकल स्किल्स पर भी डेवलपमेंट होता है, सोशल पे भी होता है, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग नहीं होता है। तो इसके जो ऑप्शंस हो गए हैं 1 2 3 4, फिजिकल स्किल, सोशल स्किल, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड इमोशनल स्किल्स। शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल एंड संज्ञानात्मक क्षमता और संवेगात्मक कौशल। तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन आ कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम मीनिंगफुल लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है वो क्या करती है? रिफर्स टू द स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, occurs through the use of rewards and punishment, take places through repeated practice and drill। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या होता है? जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, या अन्वेषण या अंत्यक्रिया के द्वारा खोज की एक प्रक्रिया होती है, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है, ये तो नहीं होगा। बारंबार वेदन और अभ्यास से होता है, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में देख लेते हैं क्या अच्छा है। जानकारी के भंडारण उपयोजन से होता है, नहीं। स्टोरेज की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर क्या होता है? डिस्कवरी थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन। जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होती है उसमें डिस्कवरी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ टीचर बिगिंस टू वर्क टुगेदर बाय गिविंग क्यूज एंड प्रॉम्प्ट्स with a student who is unable to understand a concept, this process is referred to as। ये क्वेश्चन सेकेंड टाइम रिपीट हुआ है स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड। स्कैफोल्डिंग क्या टर्म होती है? वाइगोस्की की थ्योरी में उन्होंने क्या बताया है कि अगर हम किसी भी बच्चे को क्लूज एंड हिंट्स देते हैं या उसकी थोड़ी सपोर्ट उसको हम देते हैं, तो जो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ये वाइगोस्की की थ्योरी में उन्होंने बताया, और जो उसको टर्म उन्होंने यूज़ किया है वो स्कैफोल्डिंग, उसी के लिए वो उन्होंने यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। इसमें 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, वन इज़ दिस एंड सेकेंड इज़ दिस। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को ही पढ़ के समझना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद ही हम ये ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। अ टीचर ट्राइज टू इंक्लूड एग्जाम्पल फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ चिल्ड्रन टू मेक द क्लासेस इंटरेक्टिव। मतलब एक शिक्षिका कक्षा को संवेदनात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये क्या है? ये दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास की पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है, करेक्ट हो गया। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये दोनों सही हैं और ए इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट विल पोज एज अ हिंड्रेंस टू अ चाइल्ड इन सॉल्व अ प्रॉब्लम। निम्न में से क्या बच्चों की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं? समस्या को सही से पहचानना, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो किन किन टर्म्स पर ध्यान देगा। समस्या को सही से पहचानेगा, समस्या को स्पष्टता से वो परिभाषित भी करेगा, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्या के बारे में सोचा था, मतलब अगर कोई क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड क्या क्या आंसर्स थे उनके बारे में भी वो ध्यान देगा। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर रहेगा। ये नहीं रहेगा कि मतलब इसमें क्या हो गया, रिजिड वाली एक फीलिंग आ गई कि मतलब अगर ये है तो इसी तरीके से उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें 1 2 3 होना चाहिए। एक सेकंड देख लेते हैं फिर से। What will pose a hindrance to child are solving a problem। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि बाधा मतलब प्रॉब्लम,
क्या आएगी अगर कोई भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम अगर हम करेक्टली कर लेंगे तो ये भी बाधा नहीं होगी, और अगर हम प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर लेंगे तो ये भी इसमें भी बाधा नहीं आने वाली है, और अगर हम प्रॉब्लम के और भी सॉल्यूशंस को देखेंगे तो भी बाधा नहीं आएगी। लेकिन अगर हम उसको रिमेनिंग फिक्स एट यूजिंग ऑब्जेक्ट कन्वेंशनल मैनर और एक फिक्स तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर बाधा आ सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं असर्शन और रीज़न का। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो इस बार ये 2022 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए थे। तो इस बार जो ऑफलाइन पेपर होने वाला है उसमें भी पूरे चांसेस हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आएंगे। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ के समझ के और फिर आंसर्स लगाने हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय द स्टूडेंट आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलियर ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट। मतलब विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ त्रुटियाँ शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। ऐसा तो नहीं है भाई शिक्षकों की असफलता का तो नहीं दर्शाती, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो टीचर की क्या गलती है उसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक ऑन देयर ओन एंड नीड टू बी कंस्टेंटली इंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर लर्निंग। बच्चे में खुद में सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। ऐसा भी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बोथ ए एंड आर फॉल्स, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे क्वेश्चंस यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोशन। इमोशन क्या नहीं है? मेमोरी, एंगर, लव, फियर। एंगर, लव, फियर ये सब क्या है? हमारे इमोशंस हैं। कौन सा इमोशन नहीं है? मेमोरी। मेमोरी हमारा इमोशन नहीं आएगा, मतलब इमोशन में नहीं आएगा मेमोरी। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेटजीज कैन अ टीचर यूज टू इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन हर प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो वो अंदर से मोटिवेट करने के लिए टीचर क्या स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करेगी। मतलब प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करें, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करें, ये तो नहीं करना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर बच्चे बहुत छोटे होते हैं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, ये भी हो सकता है। लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? प्रेज़ करना। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो कुछ भी अच्छा सा छोटा सा भी कोई काम कर दें और आप उसकी बहुत तारीफ़ कर दें, उसको अच्छा बोल दें कि हाँ भाई आपने तो बहुत अच्छा किया है, आप तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, वो अंदर से मोटिवेट हो जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं और भी करता हूँ। फिर वो और नई नई चीज़ें आपके आगे करके दिखाएगा। तो ये क्या होता है, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए। रेज ईच एंड एवरी एफर्ट मेड बाय द एवरी स्टूडेंट। जो हर बच्चा एफर्ट कर रहा है उसके लिए उसको प्रेज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 29। ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ अ चाइल्ड डैश लर्निंग क्या करती है? बच्चों की समग्र शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता, बाधा डालता है, संबंधित नहीं है या सुसाधित करता है, मतलब फैसिलिटेट करता है। ओवरऑल फिजिकल और मेंटल वेलबींग जो होता है बच्चों का, वो उसको फैसिलिटेट करता है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। Ruhi believed that she did not study properly, which is why she did not get good marks in her science test. Though she can do science quite well, she is attributing her performance to. रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आ पाए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को दे रही है, मतलब किस वजह से वो नहीं आए? पर्यावरण का तो कोई यहाँ पर काम नहीं है, योग्यता में भी कमी नहीं है, क्योंकि ये वो साइंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। कठिन भाग्य की बात ही नहीं हो रही, तो क्या है, उसकी वो कोशिश में कमी है। लैक ऑफ एफर्ट है, अगर वो और ज़्यादा एफर्ट करती तो उसके जो मार्क्स हैं या जो वो चाह रही थी वो और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। चलिए ये हमारे CDP के 30 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो इस पेपर में मैथ्स आता है और हिंदी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश आती है और EVS आती है, ये सब भी ये पूरा पेपर हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट पेपर करेंगे। इस तरीके से ये पूरी सीरीज़ स्टार्ट करी है मैंने। अगर आप इस सीरीज़ को भी एक बार देख लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।